Am I audible? Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please let me. मैंने आपको बोला था कि आप स्टार्टिंग में लेक्चर के यू कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू HA1. So if you have doubts in that, tell me. सर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बेटा पार्ट ए का. यस सर. एक मिलेगा. ये एल्काइंस वाला क्वेश्चन. यस सर. देखिए सबसे पहले तो यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है 3-chloro-3-ethyl pentane. In question it says ki there is a compound which on chlorination gives this 3-chloro-3-ethyl pentane. So how do we know कि वो कौन सा कंपाउंड है? बहुत इजी है. एक कंपाउंड आप RH मान लो पिक करते हो और इसका रिएक्शन Cl2H से कराते हो. तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है, H हट जाता है और Cl लग जाता है. तो अगर तुमको RCl मालूम है तो क्या तुम उसका रिएक्टेंट नहीं लिख पाओगे? यस डेफिनेटली. तो ये कंपाउंड कौन सा होगा? इसमें कोई डिफिकल्टी? फिर वो कह रहा है कि ये जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन आपका बना ना, एल्केन जो बन रहा है, ये कहां से बन रहा है? कि एल्काइन से बन रहा है. एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराया आपने. तो भाई एल्काइन का जब तुम हाइड्रोजनेशन कराओगे तो इसका मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, कोई एक ट्रिपल बॉन्ड हट करके सिंगल बॉन्ड बन गया. तो कहां पर वो ट्रिपल बॉन्ड है? तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज वेयर यू कैन प्लेस ट्रिपल बॉन्ड? यहाँ रख सकते हो, यहाँ नहीं रख सकते बेटा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स हैं इसके कार्बन, बीच वाले कार्बन के पास. तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं. यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, लेकिन ये तीनों आइडेंटिकल पोजीशंस हैं. किसी भी एक जगह रखोगे IUPAC नेम सेम मिलेगा. तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ओनली वन एल्काइन. हाउ मेनी एल्काइंस? ओनली वन एल्काइन. कॉपी कर लो. सर यस बेटा. सर पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 29. पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 21. सर 29. 29 क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी किसी ने पूछा है. क्वेश्चन नंबर 29 अभी आपको छोड़ देना है. ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है. तो until and unless आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मालूम हो, you will not be able to solve this 29th question. सर 21. 21 तो बहुत आसान है बेटा. 21 क्वेश्चन में ये तो सीधे सीधे आपको एनॉल दिया हुआ है.
ये तो ये इसका कीटो बना सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हो गया कीटो इनॉल टॉटोमर। क्या किसी और में भी इसी तरह का एच लगा हुआ है क्या? नहीं लगा है, दिस इज द ओनली आंसर। सर 23rd का बी पार्ट, बी सी डी। 23rd बी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर टॉटोमर्स। नहीं, वो तो टॉटोमर नहीं है ना। टॉटोमर होने के लिए जो O डबल बॉन्ड CH लिखा हुआ है ना, दूसरा वाला कंपाउंड, ये यहाँ पर रिलोकेट होना चाहिए, जबकि वो तो बहुत ही डिस्टेंस पे रिलोकेशन वाला दिखा रहा है पार्ट। द टू आर नॉट टॉटोमर्स। और बोलिए। सर 28 का बी, बी और डी में 28 का बी, बी और डी में बी और डी में देखोगे तो बेटा बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन मिलेगा तुम्हें। बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन से जो उसका एनॉल कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। ये एसिडिक एच है, और ये देखो बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन। कैन यू सी? इसीलिए डी आंसर नहीं हो सकता, डी इज द राइट आंसर। और बोलो। तो 32। 32 the most stable enol form of this compound is। तो इसमें ये तो आसान है वैसे तो, केवल तुम इसमें देख लो कि किसमें डाइपोल डाइपोल रिपल्शन खत्म हो गया हो, या फिर डबल सिंगल डबल का रेजोनेंस बन रहा हो। ये सब चीजें केवल चेक करनी है, एंड उसके बाद आप बस आराम से आंसर मैच करेगा तुम्हारा। और सर हाँ, जैसे पार्ट बी का 32 का तुम ए देखोगे तो तुम्हारा ब्रिजेट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ए आंसर नहीं हो सकता। बी में भी ब्रिजेट कार्बन पे डबल बॉन्ड डाल रहा है, नहीं आ सकता आंसर। सी वाले में देखोगे तो डाइपोल डाइपोल रिपल्शन आजू बाजू है, नहीं होगा आंसर। डी इज द परफेक्ट आंसर। और बोलो। सर पार्ट बी का फर्स्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट बी का फर्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द, बहुत आसान है। CH3CHO दिया है, इसका अल्फा H निकाल दो, तो जो निगेटिव चार्ज आएगा उसको कार्बन आयन कहते हैं। हो गया कार्बन आयन आंसर। सर क्या करना था इसमें? अल्फा H निकाल दो, तो जो निगेटिव चार्ज बचता है ना कार्बन पे, उसको कार्बन आयन बोला जाता है। सब में वही करना है? सब में अल्फा H का H निकालना। ओके सर। और बोलो। एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर डाउट? 17. विच वन बेटा? पार्ट ए का 17. 17। Isomers of propionic acid are, question number 17, पार्ट ए। प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड होता है 3 कार्बन का एसिड, मतलब CH3CO सॉरी 3 कार्बन, CH3CH2COOH, ये है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एंड प्रोपेनोइक दोनों सेम है, एक IUPAC कॉमन नेम है। तो इसका अगर बनाना है आइसोमर, तो ऑप्शंस में देख लो, बड़ा इजीली आपको दिख जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि एस्टर दिया हुआ है HC डबल बॉन्ड O CH2CH3, 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एक इधर हाइड्रोजन, टोटल काउंट करो 32516, देखो मैच करेगा 32516। और दूसरा कंपाउंड जो दिया है वो भी एस्टर है ना? सॉरी, यहाँ एक ही CH है, ये भी हो गया। तो ए आंसर इज द राइट आंसर। सर और पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3 में ई और एच दोनों में तो, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ पार्ट बी का तो उसमें क्या कौन सा? ई और एच में दोनों में तो क्यूमुलेशन है, तो कैसे होगा? एक्यूमुलेशन है ई और एच में। क्या कह रहा है? राइट ऑल पॉसिबल टॉटोमेरिक फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, और तुमने बोला एच,
हाँ वो रहता है, मतलब ये इतना ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में आते नहीं है। ये एक्चुअली में जो ट्रिपल बॉन्ड वाले केसेस रहते हैं, नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं वो डबल बॉन्ड वाले केसेस रहते हैं, तो उनमें वो सिचुएशन एराइज नहीं होती। ड्रॉ करने के लिए बोला है तो ड्रॉ कर देना, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। सर और यस सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में CD कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब ये तो तुम इसको नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन की तरह ट्रीट करो, तो नॉर्मल एल्डिहाइड्स कीटोन्स की तरह ट्रीट करोगे तो नॉर्मल एल्डिहाइड्स कीटोन्स में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहता है, सिंपल। क्या करना है सर इसमें? नॉर्मल एल्डिहाइड्स कीटोन्स की तरह ट्रीट करो। नॉर्मल एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो होते हैं जिनमें एक C डबल बॉन्ड हो रहता है, उसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहता है। तो वैसे ही ट्रीट करना है? हाँ, हर एक एग्जांपल्स में अगर वो सिंपल एल्डिहाइड्स कीटोन जैसा है तो कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। डन आंसर, ज्यादा सोचना नहीं है। ओके। और ई में तो फिर सर, ई में सब में वैसे ही सोचना है बेटा। कोई स्पेशलिटी चीज, कुछ स्पेशल चीज है क्या? कोई एक्टिव मिथाइलिन जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब नॉर्मल एल्डिहाइड्स कीटोन जैसा। नॉर्मल एल्डिहाइड्स कीटोन्स मतलब जो तुम्हारा कीटो फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल। डन, खत्म। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी एक करके बता दो ना। क्या करके बता दूं मैं? वो कह रहा है, बेटा मैं तुमको दोबारा समझा रहा हूँ। ये जो एग्जाम्पल इस तरह के मिलेंगे ना, जिनमें दो तरफ इस तरह का एक CH2 बीच में हो और दो दो तरफ तुम्हें इस तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो स्पेशल है। बाकी सब तुम्हें जहां पर भी एक एल्डिहाइड एक कीटोन जैसा ऐसा दिखाई दे डंडा ना, तो बस कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब इसको शोर मचा के नहीं बता सकता मैं। हमने थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया है, एनर्जी निकाल निकाल के। पहले लेक्चर को याद करो टॉटोमेरिज्म के। यस सर। एल्डिहाइड्स कीटोन सिंपल वाले होंगे या उससे मैच करता हुआ कुछ भी होगा, कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। क्या मैं पेपर पे साइन करके दूं अभी? अब इसमें मैं क्या बताऊं? सबसे सब मुझे सिंपल 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 दिख रहा है, सब में कीटोन 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 मोर स्टेबल। आंसर की चेक कर लो और बोलो। एनी अदर स्टूडेंट? सर क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। Which of the following is having less enol content? ये because दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो इसमें पहली चीज हम चेक करते हैं एसिडिक एच। तो जो पहला कंपाउंड अगर देखोगे तो उसमें जो CH है उसका अगर कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो वो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। इसका मतलब ये H ज्यादा एसिडिक था, इसका एनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। आंसर। और बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 9 का सी और डी। सब में वैसा ही सोचते हैं, तुम मेरे से जबरदस्ती पूछ रहे हो क्वेश्चन। 9th का क्या बताऊं? C। यस सर, सी और डी। तुम लोगों को क्वेश्चन या तो ठीक से पूछना है, तुमको ऐसा पूछना चाहिए कि सर 9th के C में ये 4th वाला कहाँ फिट होगा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। या फिर एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं समझ में आएगा वो ये पूछेगा कि सर 9th का C में इनिशिएट कैसे करूं। दो अलग अलग स्टाइल हैं। अब मैं किस बच्चे के हिसाब से बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर कैसे कंपेयर करना है? कैसे इनिशिएट करना है, तो तुम 9th के C में सीधे कैसे पहुंच गए? सारे क्वेश्चंस उसी पर है, हाउ टू इनिशिएट। हाउ टू इनिशिएट ये क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने तुम्हें करीब करीब 11-12 फैक्टर्स लिखाए हैं और 10 बार चीख चीख करके चिल्लाया मैं कि सबसे पहले एसिडिक एच बेटा चेक करना, एसिडिक एच बेटा चेक करना, एसिडिक एच बेटा चेक करना। जिसका एसिडिक एच अच्छा होगा उसका एनॉल कंटेंट अच्छा होगा। रिकॉर्ड कर लो ना इसको और दिन में 10 बार सुना करो कि एसिडिक एच चेक करना है, एसिडिक एच चेक करना है, एसिडिक एच चेक करना है, एसिडिक एच चेक करना है। ये दिन भर रिकॉर्डिंग सुनो तो तुमको पता चल जाएगा कि एसिडिक एच चेक करना होता है। इसके अलावा मैंने बोला है कि कुछ सडनली आपको कहीं दिख सकता है एरोमेटिसिटी, तो फिर एसिडिक एच को रोक देंगे।
उसको चेक कर लेंगे और उस वाले को पहले लिख देंगे। बताओ इसमें मैं क्या बताऊं? सर सी का 1 और 2 बता दो तो फिर तो 1 और 2 वही कंपेयर कैसे करें? तो बात पूछने की है कि अगर तुम ये मेरे को बता देते कि सर अब मुझे मालूम है कि इनिशिएट करने के लिए एसिडिक चेक करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ 1 और 2 में एसिडिक कैसे कंपेयर करूं। अगर तुम सही चीज से नहीं बताओगे डॉक्टर को, डॉक्टर उल्टी सी दवा देगा तो तुम्हारा क्या होगा? ओके सर, सॉरी सर। अगर जीरो से मुझे बताना होगा तो थियरी इतनी सारी पढ़ाने का फायदा क्या है? सीधे क्वेश्चंस का डिस्कशन ना कर ले। और काश ये बोर्ड एग्जाम होता तो मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस रटा देता आपको और आप रट लेते, आपका वैसे भी पास हो, वैसे भी बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो जाता है, ऐसे भी पास कर देते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें यहाँ पर एसिडिक एच है, इसमें यहाँ पर एसिडिक एच है, कंपेयर करना है अपने को इसका एसिडिक एच और इसका एसिडिक एच। अगर मैं आप जैसा स्टूडेंट, एक सिंपल स्टूडेंट होता है ना, तो मुझे इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद ऐसा ही दिखता, विजिबल होता सामने कि बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो, ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। तो मुझे पूरी की पूरी जीओसी वापस बतानी पड़ती है हर बार कि भाई कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं जब भी एसिडिक एच का कंपैरिजन करना होता है, और कॉन्जुगेट बेस को चेक करते हैं स्टेबलाइज हो रहा है क्या रेजोनेंस के थ्रू या किसी और फैक्टर के थ्रू। तो चेक किया कि हाँ रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, तो डिफरेंस किस चीज का है? ये माइनस चार्ज जिस चीज के साथ रेजोनेंस कर रहा है वो किसी और के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब ये बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। सो हियर माइनस चार्ज रेजोनेंस डिस्पर्जन इज डिक्रीज, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस इज बेटर, तो इन दोनों में दिस वन इज मोर एसिडिक, इसीलिए इसका एनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। ये चीजें बार बार नहीं बताई जा सकती कि हर तीसरे दिन तुम क्वेश्चन लेकर आओ और बोलो सर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करें। फिर जीओसी पढ़ने का क्या फायदा था? जीओसी में 10 बार ये चीजें की होंगी कि भाई कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस का डिस्पर्जन चेक करते हैं, कॉन्जुगेट बेस का जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा पेरेंट उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इसी को तो कंटिन्यू किया है हमने आगे कि एसिडिक चेक करो, जिसका एसिडिक ज्यादा उसका एनॉल कंटेंट ज्यादा। अब तुम जितना पीछे चलते चले जाओगे उतना गड़बड़ होता चला जाएगा। और बताइए किसी का कोई डाउट? सर बोलिए। सर डी में 1 और 3 दोनों में एरोमेटिक आ रहा है, तो फिर दोनों में से किसको कैसे चेक करना है? 1 और 3 में 1 वाला ज्यादा एसिडिक एच है। वाई सर? H connected to nitrogen is more acidic than H connected to carbon. ओके सर। और किसी का कोई डाउट? जब तक आप लोग डाउट्स पूछना नहीं सीखोगे, केवल क्वेश्चन नंबर बोल देने से या केवल एक्सरसाइज बोल देने से काम नहीं चलेगा। आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि क्या आपने किया, कितना आपको आया, किन दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हो पाया, तब तुम्हें टीचर ठीक से बताएगा। केवल बता देने से, डॉक्टर के पास गए बोले बीमार हूं मैं, डॉक्टर पूछ रहा हुआ क्या है, बीमार हूं मैं, क्या हुआ, पेट खराब है, बीमार हूं मैं, तो ले लो दवा, जाओ एंजॉय कर लो। और किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए हेडिंग डालिएगा। कंफर्मेशंस of cyclic molecule. Although mainly we have to study cyclohexane, mainly हमें cyclohexane पढ़ना है, but cyclohexane से पहले जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती वो भी कर लेते हैं। ऑल्दो इतना पूछता नहीं है, बट साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, मेनली साइक्लोहेक्सेन करना है।
क्यों साइक्लोहेक्सेन करने की जरूरत है? ज्यादातर जो कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो 6 मेंबर्ड है, तो इसीलिए 6 मेंबर्ड रिंग को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो बिफोर आई टेल यू अबाउट दीज रिंग्स, एक दो स्ट्रेन का आइडिया अपने को होना चाहिए, ऑल्दो है आपको मालूम है मुझे। एक होता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या होता है? जितना आप एक्सपेक्ट करते हो एंगल, उससे या तो कम हो या ज्यादा हो, तो वो जो डिफरेंस आता है ना, उसकी वजह से सिस्टम डिस्टेबलाइज करता है, उसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो इसको आप लिख भी सकते हो ऐसा, द कंप्रेशन ऑफ द इंटरनल एंगल। तो ये एक्चुअल बॉन्ड एंगल अगर डिफरेंट है, कहां से? फ्रॉम एक्सपेक्टेड, देन यू हैव दिस एंगल स्ट्रेन। एक दूसरा स्ट्रेन हमने जो अभी थोड़े दिन पहले या पढ़ा हुआ है, टॉर्शनल स्ट्रेन, याद करिए। इसी का दूसरा नाम क्या है? पिट्जर स्ट्रेन। एक और नाम है इसका एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, याद करिए। तो मैंने आपको घरेलू एग्जाम्पल भी दिया था कि बाय चांस अगर आप ऐसा सोचें कि आपके हाथ को किसी ने ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, तो वो जब आपके हाथ को छोड़ेगा तो आप उसी स्टेज में तो रहेंगे नहीं, आप उसको वापस नॉर्मल में लेकर आएंगे। तो वो जो, या आप जब वो हाथ मोड़ रहा होगा, आपका ट्विस्ट कर रहा होगा, तो आप रेजिस्ट करोगे। आप ऐसा तो है नहीं कि भाई कर ले तू, तोड़ दे मेरे हाथ को, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो वो जो रेजिस्टेंस है, उसी को आप एक्लिप्सिंग स्ट्रेन बोलते हैं। तो मैं वो लिख देता हूं यहाँ पर, इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance to bond twisting. Resistance to bond twisting. It occurs when atoms or groups, are placed in an eclipsed conformation. Eclipsed conformation instead of staggered. ठीक है, तो ये भी आप कॉपी कर लो। वो रहना चाहता है एक्लिप्स स्टैगर्ड फॉर्म में, लेकिन अगर तुमने उसको एक्लिप्स में रख दिया तो जो स्ट्रेन डेवलप होगा दैट वी कॉल एज टॉर्शनल स्ट्रेन। इसके अलावा भी एक और है, उसको भी चाहिए तो लिख लीजिएगा, स्टेरिक रिपल्शन भी उसको बोलते हैं। तो इसमें इफ बल्की ग्रुप्स आर क्लोज, तो जो डिस्टेबलाइजेशन मिलता है, उसी को हम ये बोलेंगे स्टेरिक वाला जो स्ट्रेन।
सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Guys, first of all, you write cyclopropane. देखिए बहुत इजी है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी आप लिखकर सब रखिएगा। ये साइक्लोप्रोपेन हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं। 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है एक्चुअल। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल वो 109 डिग्री 28 दिया, कितना है 60 डिग्री। सो जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा दैट वी कॉल एज एंगल स्ट्रेन। इसके लिए एक नोट लिखिएगा। In cyclopropane, bond angle in cyclopropane, bond angle 60 degree departs from 109 degree 28 minutes. 109 degree 28 minutes by a large amount. By a large amount. 49 degree 28 minutes. 49 degree 28 minutes. So, large angle strain. Since ring is necessarily planar. Sir, can you repeat the last sentence? Yes. By a large amount, 49 degree 28 minutes. So large angle strain. Further you write, since ring is necessarily planar. Since ring is necessarily planar, the CH bonds of the ring, are all eclipsed. The CH bonds of the ring are all eclipsed. So there is huge torsional strain. There is huge torsional strain. These factors are responsible. These factors are responsible for greater potential energy of the molecule. These factors are responsible
for greater potential energy of the molecule. Guys, वो क्या कहना चाहता है कि देखिए ये ट्रायंगल यानी साइक्लोप्रोपेन रिंग ऐसा है, इसमें कुछ आप चेंज तो नहीं कर सकते, प्लेन के आगे पीछे तो नहीं ले जा सकते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना, वो एकदम रिजिड मैनर में एक दूसरे के ऐसे सामने होंगे। यानी कि आप वो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको आप सीधे सीधे बोलोगे कि ये एक्लिप्स मैनर में है। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कार्बन एटम थोड़ा ऊपर आ जाए और ये थोड़ा नीचे आ जाए, ये प्लेन में ही रहने वाले हैं। तो वही चीज उसने बोली हुई है कि सिंस रिंग इज नेसेसरली प्लेनर, द सीएच बॉन्ड्स आर इन एक्लिप्स फॉर्म, इसीलिए ह्यूज टॉर्सनल स्ट्रेन। ये जो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा ना, इसकी वजह से ही टॉर्सनल स्ट्रेन है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि जितना वो प्लेन में रहेगा, अब ये प्लेन के बाहर जा ही नहीं सकता, इसलिए बड़ी रिंग्स जब आएंगी तो उनमें वो थोड़ा प्लेन के ऊपर नीचे हो जाएगा, इसकी वजह से इसका एक्लिप्स वाला फॉर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिकॉज सीएच बॉन्ड्स एक्लिप्स फॉर्म में ही रहने वाले हैं, देयर इज ह्यूज टॉर्सनल स्ट्रेन। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। गाइस ये हो गया। अब आप चाहिए तो ये डायग्राम भी आप बना ही लेना, और फिर नेक्स्ट लिखिएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन लिखिएगा। In cyclobutane, in cyclobutane, the internal angles are in cyclobutane, the internal angles are 88 degree. Which departs from normal, which departs from normal 109 degree 28 minutes, 109 degree 28 minutes by 21 degree 28 minutes by 21 degree 28 minutes. Cyclobutane ring is not exactly planar. Cyclobutane ring is not exactly planar. It is slightly folded or bent. It is slightly folded or bent. If it would have been planar, then angle strain would be less. Angle strain would be less. But torsional strain
but torsional strain would be considerably larger, would be considerably larger because of 8 CH bonds. Because of 8 CH bonds. ब्रैकेट में लिखना eclipsed. In the bracket you write eclipsed. Bracket closed. So by folding or bending slightly, so by folding or bending slightly, ring relieves more of its torsional strain. More of its torsional strain. Than it gains in the angle strain. Then it gains in the angle strain. Guys, एक बार इसको रीड करना जो साइक्लोब्यूटेन के लिए आपने लिखा है, एक बार इसको रीड करिए. सबने रीड कर लिया बेटा? यस सर. Yes, sir. गाइस, एक जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि अगर बाय चांस ये फुल प्लेनर होता है ना, तो प्लेनर में 90 डिग्री एंगल होता है और फिर वो 109 के ज्यादा क्लोज होता. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भले ही यहाँ तुमको थोड़ा एंगल स्ट्रेन कम मिल रहा है, लेकिन जो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है, CH बॉन्ड्स, क्योंकि वो एकदम ऐसे एक्लिप्स पोजीशन पे रहने वाले हैं, तो वो अपने आप को क्या करता है, थोड़ा सा प्लेनैरिटी से अलग लेके जाता है. बॉन्ड एंगल उस चक्कर में कितना हो जाता है, 88 डिग्री. तो आप देखोगे तो बॉन्ड एंगल यानी एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, बट जो ये CH बॉन्ड्स एग्जैक्ट एक्लिप्स्ड मैनर में थे, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे. इट इज डिफिकल्ट टू शो ऑन 2 डायमेंशनल पेपर, बट आप विजुलाइज कर सकते हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कार्बन एटम्स होने से CH बॉन्ड जो एक्लिप्स में थे, परफेक्ट एक्लिप्स थे, वो थोड़ा बहुत अलग हो जाएंगे, जिससे को क्या डिक्रीज कर जाएगा, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, मतलब टॉर्शनल स्ट्रेन. तो टॉर्शनल स्ट्रेन कम करने के लिए उसने थोड़ा सा जो है अपना एंगल स्ट्रेन बढ़ा लिया. इज इट क्लियर? ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन किस में रहेगा, जब सिस्टम पूरा प्लेनर रहेगा. और जैसे जैसे आप साइक्लोहेक्सेन की तरफ मूव करोगे ना, तो प्लेनैरिटी पूरी की पूरी खत्म कर देगा. लिखिएगा साइक्लोपेंटेन. साइक्लोपेंटेन
in cyclopentane, internal angles are around 108 degree. In cyclopentane, internal angles are around 108 degree. Very close to 109 degree 28 minutes. 109 degree 28 minutes. So if the cyclopentane ring is planar, angle strain would be very small. Angle strain would be very small. Guys, आपने कहाँ तक लिखा हुआ है? Sir, angle strain would be very small. साइक्लोपेंटेन में ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक मिनट. Angle strain would be very small. ठीक है. तो perhaps आपने यहीं तक लिखा है. So if cyclopentane ring is planar, the angle strain would be very small. आगे लिखिएगा. But planarity would cause torsional strain. Planarity would cause torsional strain of 10 CH bonds. 10 CH bonds. In the bracket you write all eclipsed. देखो मैंने पहले ही बोला कि अगर तुमने प्लेनर मान लिया मॉलिक्यूल को, साइक्लिक मॉलिक्यूल को, तो जो CH बॉन्ड्स होंगे वो सब के सब एक्लिप्स वाली स्टाइल में आ जाएंगे. तो एक्लिप्स वाली स्टाइल कब चेंज होगी? जब कार्बन एटम्स ऊपर नीचे होंगे, मतलब प्लेन एक कुछ प्लेन के ऊपर है, कुछ प्लेन के एवरेज प्लेन के नीचे है, ऐसा होगा. तो इसमें वही प्रॉब्लम है कि अगर वो कह रहा है कि प्लेनैरिटी ले लोगे तो बॉन्ड एंगल का एंगल स्ट्रेन तो कम हो जाएगा, लेकिन जो 10 CH बॉन्ड्स का एक्लिप्सिंग स्ट्रेन होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, दैट विल बी ह्यूज. लिखिएगा देयरफॉर to relieve its torsional strain, therefore, to relieve its torsional strain,
to relieve its torsional strain, cyclopentane takes a slightly bent conformation. In which one or two of the atoms of the ring are out of the plane of the others. ठीक है, बस इसमें इतना ही है। ये साइक्लोब्यूटेन हो या साइक्लोपेंटेन है, दोनों का स्टेटमेंट एक जैसा ही है कि वो अपनी प्लेनैरिटी थोड़ी लूज करता है सो दैट क्या रिड्यूस कर दे, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। तो अभी आप हेडिंग डालिएगा साइक्लोहेक्सेन एंड उसका नोट लिखिएगा। साइक्लोहेक्सेन लिखिए। Most of the cyclic compounds which are found in nature, most of the cyclic compounds which are found in nature contain six-membered ring. Six-membered ring, because six-membered ring can exist, because six-membered ring can exist in a conformation. Six-membered ring can exist in a conformation which is completely free of strain. यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स होता है करीब करीब 109.5 डिग्री, and the ring is free of torsional strain, and the ring is free of its torsional strain, free from its torsional strain in its chair conformation. A very interesting conformation, chair conformation. I will tell you everything in detail. अभी केवल आप नोट लिख लो. Chair conformation. Here H atoms are maximum separated. Here H atoms are maximally separated. Maximally separated. When it is viewed along any CC bond, all the bonds are seen to be perfectly staggered. All the bonds are seen to be perfectly staggered. Guys, आज तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन साइक्लोहेक्सेन वाले, चेयर फॉर्म वाले आए हैं. So it is very important to understand this chair conformation. जितना पॉसिबल हो सके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक बार केवल आपको ड्रॉ करने का स्टाइल लर्न करना है, उसके बाद आपके लिए इट विल बी वेरी इजी. अब आप देखो इधर
चेयर कन्फॉर्मेशन, नाम से ही पता चलता है चेयर कन्फॉर्मेशन है। तो आप ध्यान से देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसमें चेयर टोटल 6 बॉन्ड्स होंगे, वी ऑल नो साइक्लोहेक्सेन है। तो और 6 वर्टेक्स आप सोच सकते हो इसमें। तो आप 2 बॉन्ड से शुरू करिए लाइक दिस, थोड़ा सा नीचे आइए लाइक दिस, और फिर वापस से बॉन्ड्स को ऊपर ले जाओ। इट इज वेरी इजी, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप इसका फ्लिप वाला वर्जन भी ड्रॉ कर सकते हो। मतलब फ्लिप करने का मतलब है जो ऊपर जा रहा है वो नीचे बॉन्ड आ जाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस, आप 2 बॉन्ड ऐसे लाइए, फिर थोड़ा ऊपर लेकर जाइए, फिर बॉन्ड्स को नीचे ले आइए। ये फ्लिप वाला वर्जन है, ठीक है। बाकी आप साइज वगैरह से मतलब नहीं है, वो तो ड्राइंग का आपका ज्यादा अच्छा हो सकता है। गाइस ये है चेयर फॉर्म, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एटम्स वगैरह कहाँ पर है? तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर 6 वर्टेक्स सबको दिखाई दे रहे हैं, 6 वर्टाइसेस। Yes, sir. अब इसमें आप जो है पहली चीज ये देखिए कि कितने वर्टेक्स हैं जो पॉइंटिंग अप हैं और कितने वर्टेक्स हैं जो पॉइंटिंग डाउन है। कैन यू गेस किसी एक में कितने वर्टेक्स Sir, पॉइंटिंग अप हैं? हाँ 3 pointing up or 3 pointing down. Wild बिल्कुल guess. सही। तो ये स्टाइल आप याद रखना कि जब कोई वर्टेक्स पॉइंटिंग अप अगर दिखाई दे तो वहां पर जो बॉन्ड है वो पॉइंटिंग अप होगा। अगर वर्टेक्स पॉइंटिंग डाउन है तो बॉन्ड डाउन आएगा। पॉइंटिंग डाउन डाउन आएगा। पॉइंटिंग अप जाएगा। पॉइंटिंग अप जाएगा। पॉइंटिंग डाउन डाउन आएगा। और ये जो पॉइंटिंग अप पॉइंटिंग डाउन आपने बॉन्ड्स बनाए ना, इनको हम नाम देते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। So how many axial hydrogen atoms in simple cyclohexane chair form? 6. Out of 6, how many are pointing up? 3. How many are pointing down? 3. I believe this is clear to everybody. ठीक है। इसके बाद 6 हाइड्रोजन एटम्स अभी बच गए। तो वो 6 हाइड्रोजन एटम्स कैसे बनाते हैं? यही जो एक्सियल है ना, इनके परपेंडिकुलर। बट इनका जो प्लेन होगा दैट विल बी एवरेज प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो टेढ़ा मेढ़ा मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, इसका एवरेज प्लेन निकालोगे तो उसी के लगभग लगभग पैरेलल आएगा ये जो 6 हाइड्रोजन एटम्स आपने ड्रॉ किए। क्लियर है? तो इनको बोलते हैं इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल। तो आपके यहाँ पर 6 एक्सियल बॉन्ड्स हो गए और 6 इक्विटोरियल बॉन्ड्स हो गए। ठीक है। तो इसको पहले आप ड्रॉ करोगे या शुड आई टेल यू द नोट फर्स्ट? Sir, note first. लिखिए, देयर आर, मैं और कई सारा आपको ड्रॉ कर देता हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक सिंपल सा अगर मैं ये चेयर बनाऊंगा तो मेरे लिए ये हो जाएगा एक्सियल और ये है इक्वेटोरियल। एक सिंपल मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए। फिर एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ सारे इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल, और फिर एक ड्रॉ कर देता हूँ सारा एक्सियल वाला बॉन्ड। एक्सियल 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 एक्सियल। तो ये सब एक्सियल, ये सारा इक्वेटोरियल, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। ये भी आप अपने स्टाइल से आप लिख लो। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ H atoms. There are only 2 types of H atoms. There are only 2 types of H atoms in the chair conformation of cyclohexane. In the chair conformation of cyclohexane, one type of H atoms
one type of H atoms are attached to all 6 carbon atoms, lie around the perimeter of the ring. Lie around the perimeter of the ring. These hydrogen atoms are called equatorial H atoms. Equatorial H atoms. Second type of H atoms. Second type of H atoms are attached to. Second type of H atoms are attached to all 6 carbon atoms. To all 6 carbon atoms lie perpendicular to the average plane. Lie perpendicular to the average plane of the ring, alternately up and down. Alternately up and down. These H atoms are called axial H atoms. These H atoms are called axial H atoms. उसके बाद ये ड्रॉ कर लेना, लेकिन एक खास बात आप जरूर लिख ले रखना कि वर्टेक्स पॉइंट्स अप, then bond will be up. If vertex points down, then bond will be down. ये ध्यान रखना axial के लिए. Vertex points up, bond will be up. Vertex points down, bond will be down. Sir, Yes, बेटा. how to know which is pointing up and down? इसको तो बस देख करके आप, जैसे ये तुमको जैसे ये नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है तो इसको बोलेंगे पॉइंटिंग डाउन. ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है बॉन्ड तो इसको बोलेंगे पॉइंटिंग अप. ये वाला भी देखो ना, ऐसा मान लो ऐसा जा रहा है, ऐसा ये मिलता हुआ कहाँ दिख रहा है तुम्हें? ऊपर की तरफ, तो इसको पॉइंटिंग अप बोलेंगे. ऐसा. ठीक है Okay, sir. गाइस, फटाफट ड्रॉ कर लीजिए ऑल ऑफ यू. कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. गाइस, इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने ब्यूटेन के लिए कई सारे कन्फॉर्मेशंस बनाए. गॉश फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म, एंटी फॉर्म, पार्शियली एक्लिप्स, एंड देन हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ भी ड्रॉ किया. तो ये जो सामने साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म भी दिख रहा है ना,
ये जैसे मैंने बोला ना कि ये दोनों फ्लिप वाला स्टेट है, तो ये इतना आसान नहीं है। इसके बीच में भी बहुत सारी स्टेजेस है जो हमने इग्नोर कर दी। तो नाउ आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ दोज कन्फॉर्मर्स व्हिच आई इग्नोर्ड। तो ग्राफ किसके बीच में है? पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये किलो जूल पर मोल में होगी। और इधर मैं आपको डिफरेंट जो कन्फॉर्मर्स हैं साइक्लोहेक्सेन के, वो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एक स्टार्टिंग तो चेयर से ही करेंगे, है ना, और इस चेयर का फ्लिप वाला वर्जन आपको यहाँ लास्ट में मिलेगा। बट उससे पहले क्या क्या है, तो एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं हाफ चेयर। अभी सबके बारे में मैं नोट भी लिखाऊंगा, बट फॉर्म आती है जिसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट। मैं लिख भी देता हूँ, हाफ चेयर, ये है ट्विस्ट बोट। और जेई एडवांस में आने के तो बहुत चांसेस है, इसलिए आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एंड बिलीव मी, आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ नोट्स में से ही आ जाएगा। अच्छे से केवल आप नोट्स बनाकर रखिए। ये है बोट फॉर्म। पहले बात मेरी सुनते नहीं है, बाद में अभी जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका बेचारों का 97 परसेंटाइल के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए, अब इसकी वजह से सोचिए वो परेशान है इस समय। अब पूछ रहे हैं क्या करें, 2 हमारे पास अटेम्प्ट बाकी हैं, अप्रैल एंड मई वाले। तो अगर स्टार्टिंग से ही चीजें करेंगे या पूछ कर रखेंगे तो क्लैरिटी होगी अच्छे से करना क्या है लाइफ में। ये रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट अगेन, और इसको बोलते हैं हाफ चेयर। और ये देखिए फ्लिप होकर के आ गया वापस चेयर। आप पहला चेयर और लास्ट वाला चेयर देखो तो फ्लिप वे में नजर आएगा वो आप, लेकिन ये बीच वाले फॉर्म्स है ना, ये भी हमको पढ़ना है। ऑल्दो ज्यादा क्वेश्चन चेयर फॉर्म से ही आते हैं, बट अगर बाई चांस पूछ लिया तो थोड़ा तो अपने को आइडिया होना चाहिए ना। वो बोट फॉर्म, सो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे कम एनर्जी उसकी रहेगी। हाफ चेयर जो है सबसे खतरनाक है, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। उसके बाद जो जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे है तो बोट है, और इनके बीच में आता है ट्विस्ट बोट। तो ये एनर्जी लेवल है, मैं वैसे सबका ही ड्रॉ कर देता हूँ। ट्विस्ट बोट फिर से आया, यहाँ पर आएंगे, हाफ चेयर ऊपर जाएगा, और ये वापस चेयर यहाँ आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा स्मूथ तरीके से ड्रॉ कर देना, मैं तो उतना अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाता। हाँ, एनर्जी आपको डेटा दे देता हूँ। इसका कुछ हाफ चेयर के लिए 45.2 किलो जूल पर मोल है, और ये जो ट्विस्ट बोट है ये करीब फॉल करती है 23 किलो जूल पर मोल पे, और ये आता है 30 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो एक बार इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको एज अ नोट इनका लिखा देता हूँ। सर हाफ चेयर का कितना है क्या बेटा? हाफ चेयर के लिए एनर्जी? 45.2। 45.2। यस सर।
सो इनका एनर्जी लेवल कंपेयर कैसे किया? रिलेटिव वैल्यूज है बेटा, ये तो जो डेटा कलेक्ट किया गया होगा तो वो डेटा मैं सीधे सीधे आपको शेयर कर रहा हूँ और कुछ। डन। Yes, sir. Yes, sir. वेट सर 1 मिनट। सबसे पहले नोट लिखिएगा आप, बिकॉज चेयर हमने लिख लिया है, तो बोट फॉर्म सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमंग दीज कन्फॉर्मर्स। तो बोट फॉर्म के लिए एक छोटा सा नोट लिखिए। देखिए बोट फॉर्म में मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यू नीड टू नो वो है, यहाँ जो ये कार्बन है ना, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा रहता है, ये जो कार्बन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा रहता है, इसकी नंबरिंग अगर कार्बन की कर दो 1 2 3 4, यानी 1 और 4 के बीच जो ये हाइड्रोजन एटम्स है ना, ये बहुत क्लोज आ जाते हैं। इसको 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 बोलते हैं वैन वाल रिपल्शन। बोला था ना थोड़ी देर पहले कि मतलब जो एक स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से यानी साइज की वजह से, तो क्राउड अगर पास पास आ जाता है तो वहां पर वैंडरवॉल रिपल्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर पर्टिकुलर केस में इसको बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरैक्शन। व्हाट डू वी से? फ्लैग पोल इंटरैक्शन। इसकी वजह से स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। तो लेट मी गिव यू द नोट। बाय पार्शियल रोटेशंस, by partial rotations about carbon-carbon single bonds, by partial rotations about carbon-carbon single bonds of the ring, the chair conformation by partial rotations about carbon-carbon single bonds of the ring, the chair conformation can be converted into boat conformation. Chair conformation can be converted into boat conformation. Here two hydrogen atoms at C1 and C4, here two hydrogen atoms at C1 and C4 are close enough to each other, to cause van der Waal repulsion. This effect is called flagpole interaction. This effect is called flagpole interaction of boat conformation. When we see along any CC axis, the CH bonds are in eclipsed form. And these are responsible
नहीं थी ना, जैसे ये चेयर फॉर्म है ना, इसको अगर ध्यान से देखो, इफ आई आस्क यू कि इधर से आप देखना शुरू करो, यहां से देखना शुरू करो, तो आपके लिए सीसी बॉन्ड कौन सा हो गया, ये इसके अलोंग देखो, तो यहाँ एक सर्कल बना लो, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, देखो बॉन्ड नीचे एच ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, दिख रहा है ना, विजुलाइज कर रहे हो आपको बॉन्ड इस तरह, और पीछे का भी इसी तरह सर्कल देख लो, तो पीछे के बॉन्ड्स तुम्हें ऐसे एच दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ये देखो तुमको स्टैगर्ड नजर आ रहा है, यानी कि चेयर फॉर्म में जब तुम ये न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे ना, तो तुम्हें स्टैगर्ड नजर आएगा। वैसा ही जब तुम बोट फॉर्म में देखते हो, इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू ड्रॉ, लेकिन उसका जो फॉर्म आता है वो एक्लिप्स आएगा। तो मैं सीधे से दोनों के फॉर्म्स आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आप वो नोट कर सकते हो। तो एक मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ सर उसमें यहाँ पर एक बॉन्ड, बोलते रहिए बेटा, सुन रहा हूँ मैं। सर लैग हुआ था, आप रिपीट करेंगे दीज आर से? एक मिनट। हाँ, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है चेयर कन्फॉर्मेशन का। और अगर मान लीजिए कि आपने बोट कन्फॉर्मेशन के लिए सोचा ड्रॉ करने का, तो ये बोट में क्या है, आपने अभी अभी लिखा कि CH बॉन्ड्स आर इन एक्लिप्स्ड फॉर्म, फिर किसी ने बोला कि रिपीट करना है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्सनल स्ट्रेन, ये लिखना था कंटिन्यूएशन में, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्सनल स्ट्रेन। तो इसमें जो इसके जो बॉन्ड्स होंगे ना, वो एक्लिप्स मैनर में रहेंगे, ऐसे। ये तो आप इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं। ये किसके लिए, बिकॉज इसमें एक्लिप्स मैनर में, ये है बोट फॉर्म के लिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर बोट फॉर्म। चाहिए तो ये भी ड्रॉ कर लो। डन। सर 1 minute. 1 minute, sir. ओके। Done, sir. डन। Done, sir. तो यहीं पर कंटिन्यूएशन में आप बोट के लिए लिखिएगा, like chair conformation, like chair conformation,
boat conformation is also free from angle strain. Like chair conformation, boat conformation is also free from angle strain. But देखो ये डायग्राम से ही पता चलता है, but it is not free of torsional strain. Eclipse form में है ना, it is not free of torsional strain. And there is also a flagpole interaction. There is also a flagpole interaction. So it is less stable than chair form. It is less stable than chair form. ठीक है, फिर इसी में नोट लिखिएगा आगे ट्विस्ट बोट के लिए, बिकॉज जितने भी फॉर्म्स हमने वहां पर ड्रॉ किए हैं उनको लिखना जरूरी है। ट्विस्ट बोट के लिए लिखिएगा, the boat form is relatively flexible. The boat form is relatively flexible, so it changes itself. So it changes itself to a new form. The boat form is relatively flexible, so it changes itself to a new form called twist boat. Twist boat. To relieve some of its torsional strain. To relieve some of its torsional strain and flagpole interaction. And flagpole interaction. Twist boat conformer is more stable. Twist boat conformer is more stable than boat conformer. डायग्राम ऑलरेडी हमने बना रखा है, ये है ट्विस्ट बोट. More stable than, sir? More stable than boat conformer. Now you write note for half chair. Half chair. लिखिएगा. When first carbon atom is pulled down, when first carbon atom is pulled down, when first carbon atom is pulled down to a point where it is on the same plane. When the first carbon atom is pulled down to a point where it is on the same plane as the sides of the board, a very unstable conformer, half chair is obtained. Half chair is obtained. सामने ड्रॉ भी कर दिया है, और ये पॉइंट जरूर हाईलाइट करके आप लिख देना कि out of these many isomers, out of these many conformers, 99%, more than 99% of molecules are in chair. अगर सब इक्विलिब्रियम में होंगे तो more than 99% of the molecules are in chair conformation. इसको जरूर हाईलाइट कर देना, chair conformation. More than 99% of the molecules are in chair conformation. ठीक है, ये भी नोट कर लेना आप. और एक छोटा सा नोट और है, उसको लिखिएगा, फिर रेस्ट करना आप.
इफ यू रिकॉल, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप फ्लिप करके ऐसे दिखा सकते हैं, ये। तो फ्लिप करने की खास बात ये होती है कि जो भी बॉन्ड इक्विटोरियल होता है वो एक्सियल बन जाता है, और जो भी बॉन्ड एक्सियल होता है वो इक्विटोरियल हो जाता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड देखो एक्सियल है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा इक्विटोरियल, और ये इक्विटोरियल बॉन्ड है तो यहाँ पर बन जाएगा एक्सियल। ये इक्विटोरियल, यहाँ पर एक्सियल, यहाँ पर ये इक्विटोरियल, यहाँ बन गया एक्सियल। तो फ्लिप करने पर एक्सियल बॉन्ड बिकम्स इक्विटोरियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड बिकम्स एक्सियल। इसके लिए एक नोट लिख लो, फिर आप रेस्ट कर लो। ये ड्रॉ कर लो पहले तो। लिखिएगा, at room temperature, the cyclohexane ring, at room temperature, the cyclohexane ring rapidly flips back and forth, between two equivalent chair conformations. And when ring flips, all axial bonds become equatorial and all equatorial bonds become axial. When ring flips, all axial bonds become equatorial and all equatorial bonds become axial. एक बार आप go through कर लो. If you have any confusion, any doubts here, before you leave, you can ask. If no doubts, then you can leave.